इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 चुनावी राजनीति भाग 2, जिसमें हम क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है, क्या एक दूसरे के विरोध में खड़ा होना चुनाव के लिए अच्छा माना जा सकता है। देश के भलाई ना करते हुए अगर प्रतिद्वंदिता होती है, यहाँ पर प्रतिबंध मतलब लड़ाई हो रहा है राजनीति में, तो ये देश के लिए गड़बड़ है। अगर देश के हित जनहित के कल्याण के लिए अगर कोई भी लड़ाई लड़ा जाए तो सारांश अच्छा ही होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रवाची शब्द है। प्रतियोगिता मतलब किसी भी एक खेल को आयोजित करना, और प्रतिद्वंद कबड्डी का देखते हो, 2 पार्टी होते हैं, 3 पार्टी होते हैं और कबड्डी लड़ते हैं। कबड्डी हो गया, कुश्ती लड़ते हैं, तो ये एक तरह से खेल समझ लो, राजनीतिक खेल। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है, बहुत तरह का रूप इसमें लिया जा सकता है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, जिसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र मतलब प्रखंड, हर तरह का अनुमंडल प्रखंड होता है, उसके अनुसार काहे कि वो सब निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है। जैसे विधानसभा क्षेत्र हो जाता है, ये निर्वाचन क्षेत्र में आता है। संसदीय क्षेत्र भी उसी में आता है। एक जिले में करीबन 1 होता है, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। हमारे तरफ है एक सारण निर्वाचन क्षेत्र और एक है मदारपुर। तो वहां से हमारे तरफ से 2 सांसद 2 विधायक खड़े होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदियों का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेनामी हो जाएगी। अगर बराबरी नहीं हो, किसी का लड़ाई नहीं हो, उसमें दूसरा पार्टी नहीं खड़ा हो, तो ये जो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, वे बेनामी हो जाएगा। वहां पर किसी का शासन नहीं चलेगा। जो पार्टी चल रहा है वही पार्टी आगे राज्य करेगी, और नहीं तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटाकर अपना शासन वहां पे लागू कर सकते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से गलत खराब भी है। जैसे में देखो, 2 से 3 पार्टी हो तो ठीक, लेकिन 3 से ज्यादा पार्टी हो तो गड़बड़। चुनाव करवाने में 3000 करोड़ रुपया का खर्चा आता है, बेसिस 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा पूरे देश का। हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन चुनाव के लिए प्रचार करने का खर्चा आता है एक पार्टी का 30,000 करोड़। तो 3 पार्टी होगा तो 90,000 करोड़ इन लोगों के चुनाव में खत्म हो जाएंगे, फालतू के चुचलापा करने में। लेकिन अगर पार्टी कम हो, 2 पार्टी हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ता है। कोई भी पार्टी को प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, उसके बाद से ही प्रचार चालू होता है। क्योंकि एक लिमिट तय होता है, सीमा तय होता है कि इतना ही में आपको खर्चा करना है। लेकिन ब्लैक मनी इसी में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोई भी दे। चुनावी प्रतिद्वंदियों में कुछ स्पष्ट नुकसान देखे जाते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। चुनाव की वजह से ही कितने परिवार बढ़ जाते हैं, कितने बस्ती बढ़ जाते हैं, कितने इलाके बढ़ जाते हैं। जैसे हम हे पार्टी के वोट देंगे, हम हो पार्टी को वोट देंगे, हम इको पार्टी का वोट देंगे। इसलिए परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 2 लोग बोलेगा हम इसको देंगे, हम उसको देंगे, हम उसको देंगे। तो बाद में होगा क्या? 5 लोग मुंह फुलाकर अपने अपने कोना में बैठा रहेगा, जिसकी वजह से परिवार बिखर जाता था, बस्ती बिखर जाते थे, निर्वाचन क्षेत्र में लड़ाई हो जाती थी। राजपूत खड़ा होगा तो राजपूत वाले अलग तांडव करेंगे, तो बाकी जात में लड़ाई हो जाएगा। कोई मुसलमान खड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो जाएगा। लेकिन मुसलमान में अनेकों जाति हो, हिंदू मुसलमान बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदू हिंदू में लड़ाई हो जाए तो हिंदू हिंदू नहीं बोलते हैं। यहाँ पर राजपूताना, यदुवंशी, कोरियाना, कुशवाहा जी, यही सब चलता है, फालतू गिरियप्पा। इसलिए यही है चुनाव की कुछ खामियां। आपने भी अपने इलाकों में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अपने अपने इलाके में फैलते हैं। हमारे ही गांव में ले लो ना, दूसरा गांव क्या बताऊं, मेरे ही गांव में
हम कुछ लोग ललटेन के सपोर्टर हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर राजद पार्टी है। कुछ लोग ललटेन के सपोर्टर हैं, तो कुछ लोग नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं, और आधा से ज्यादा बीजेपी के सपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के वजह से जिनको लाभ हुआ वो बीजेपी को चाहते हैं, और जिनका काला धन बंद हो गया, दारू बेचना बंद हो गया, वे मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं। और जो लूट मार करते थे उनका धंधा बंद है तो वो भी गाली देते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, अलग बात है। लेकिन हमारे गांव में भी अलग अलग पार्टी पॉलिटिक्स हैं। कुछ लोग इनके समर्थन में, कुछ लोग उनके समर्थन में, कुछ लोग उनके समर्थन में, और गांव में अलग अलग चौहट्टा, उसको बोलते हैं ना क्या, कोठा। हाँ, वही जो कोठा का मतलब आप वो मत समझ लेना जो आप समझते हो। कोठा का मतलब हो जाएगा कहीं भी वो जगह जहां पर लोग बैठ सकते हैं। जैसे में कोठरी, बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में हम लोग रूम को कोठरी बोलते हैं, और जो दलान होता है जिसमें बरांडा बोला जा सकता है उसको कोठा बोला जाता है। वैसे ही जगहों पे ये पार्टी पॉलिटिक्स के लोग बैठते हैं और अलग अलग पार्टी के गलत और सही खेमा, मतलब कुछ गलत बातें बोलेंगे तो कुछ सही बोलेंगे, कुछ बनावटी बोलेंगे, कुछ मसाला लगाकर बोलेंगे। विभिन्न दलों के लोगों और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि ये गलत है, वो सही है, ये किया, वो वाला दूसरा किया, क्या नहीं किया, चौकीदार चोर है तो फलना। ये सब एक तरफ से अलग शब्द बोलना, गलत शब्द बोलना, आरोप लगाना, ये चलता रहता है नेताओं के बीच में। जो नेताजी चुनाव जीतने के बाद भले ही कभी ना आवे, लेकिन चुनाव आने से पहले वो जरूर द्वार पर चले आएंगे, चाहे वो गोर पड़े, माथा पड़े, चाहे जबरदस्ती गले पड़े। हमने देखा है जबरदस्ती गले पड़ना और गले मिलने का मतलब क्या होता है। पार्टियां और उम्मीदवार, पार्टी जो पूरा वो समुदाय है, उम्मीदवार जिसको खड़ा किया गया है, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे जो करना पड़े। साम दंड भेद तीनों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, चाहे तन मन धन किसी चीज से इस्तेमाल में किया जा सके। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है, क्योंकि समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि देश और समाज का भलाई करें, अच्छे मुकाम पर ले जाएं, वो डर के मारे चुनाव में नहीं उतरते हैं क्योंकि मारे जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं जो इंसान पढ़ लिख गया वो कभी भी देश कल्याण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि हमारे परिवार पर खतरा आ सकता है। चुनाव का मतलब प्रतिद्वंदियां, नेता, सांसद विधायक बनोगे तो तुम्हारे परिवार को सिक्योरिटी अगर नहीं मिली तो उसका खात्मा निश्चित है, उनका मरना तय है। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई से उतरना अच्छा नहीं लगता। जब भी उतर जाओ लड़ाई में, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता जो लोग पढ़े लिखे होते हैं और जो लोग मुकाबले के लिए सही हैं। वो लोग इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके अंदर डर बैठा रहता है। हम मानते हैं अगर कोई सिपाही है, कोई फौज में है, तो भूल जाए कि अपना परिवार भी होगा जिंदगी में। कोई किसी भी फौज में है, वह जिंदगी में भूल जाए कि हमारा कोई परिवार होगा, हमारा कोई बाल बच्चा होगा, चाहे कुछ भी। नेता भी हमेशा सोच लेते हैं, कई नेता हैं जो हमेशा सोच कर बैठते हैं हमारा परिवार हमारा देश है, हमारा परिवार हमारा समाज है, हमारा परिवार हमारे गांव के लोग हैं। इनके वजह से उनका कोई परिवार नहीं होता है, वही लोग देश को अच्छा देकर जाते हैं। जैसे मैं एक नाम मैं बता देता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम, मुसलमान से ही नाम बोल लो, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, मदर टेरेसा, ये लोग हैं जो परिवार को नहीं। अभी हमारे योगी जी हैं, नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, इन लोगों को देख लो, ये लोग क्या कर रहे हैं। समाज से अलग रहोगे तो ही समाज को आप सुधार सकोगे। समाज में रहकर समाज को नहीं सुधारा जा सकता है। समाज में रहकर लोग भगवान बन सकते हैं लेकिन समाज सुधारक नहीं। राम जी कितना भी समाज सुधारते रह गए, फिर भी लोग उन्हीं को गाली देते हैं, कुछ लोग उनको ही गाली देने वाले होते हैं।
90% सपोर्टर हैं तो 10% गाली बकने वाले भी लोग हैं। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत रहते हैं, हमेशा एकदम सतर्क रहते हैं। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में उतरते हैं। राजनीति में जो उतरते हैं, ऐसे तो बोला जाता है कि लोगों के सेवा, लोगों के हित के लिए ही उतरते हैं, केवल 2%। बाकी 98% जो नेता है अपने फायदे के लिए उतरता है, अपना रोटी सेकने के लिए उतरता है, दूसरे के लिए नहीं उतरते हैं। भले दूसरे का नाम लिया जा सकता है लेकिन उसमें दूसरे का फायदा नहीं होता है। अभी एक कोई सांसद था पंजाब का, वो दिल्ली पार्लियामेंट में राज्यसभा में भाषण दे रहा था कि हम दिल्ली वासियों की वजह से नहीं, हम पूरे भारत वासियों की तरफ से बोल रहे हैं। 135 करोड़ जनसंख्या की तरफ से, 135 भारतवासियों की तरफ से बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। हमने कब बोला? आपने कब बोला? हम दोनों जब बोलबे नहीं किए, हम सबने जब बोला ही नहीं कि आप बोलो, तो वो बोल कैसे दिए? मतलब वो अपने मन की बात वहां पर बता रहा था, क्योंकि उसको अपना तवा पर रोटी सेकना था, उसको अपना राजनीतिक पावर को आगे बढ़ाना था, उसको अपना छवि चमकाना था। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी देख लो, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि लोग कल्याण के लिए आते हैं। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। नेताओं में भी अपना कैरियर बनाने को चिंता होता है कि हम अब आ ही गए हैं तो हमेशा के लिए यहाँ पर टिके रहेंगे, इसलिए वो दल बदलू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी, साम दंड भेद कुछ भी अपना सकते हैं, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे। वे सत्ता में बना रहना चाहते हैं कि हमें सत्ता का पावर मिला रहे, या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। कोई नेता है, मुखिया है तो वो विधायक बनना चाहता है, कोई विधायक है तो सांसद बनना चाहता है, कोई सांसद है तो मंत्री बनना चाहता है, कोई मंत्री है तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। लेकिन राष्ट्रपति हर कोई बनना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री के कंट्रोल में ही चलना रहता है, क्योंकि हर चीज उनके आदेश और उनके अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का पावर सबसे ज्यादा होता है देश में। राष्ट्रपति चाहे तो किसी का भी फांसी माफ कर सकता है। समझो कि फांसी अब 8 बजे लगने वाला है, उनका ऑर्डर अगर 7:58 पे आ गया तो फांसी को रोक दिया जाएगा। ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना ही कोई लोकसभा, ना ही कोई राज्यसभा, ना ही कोई न्यायालय, ना ही कोई अदालत, ना ही कोई विधानसभा, किसी का वहां पर पावर नहीं चलेगा। राष्ट्रपति लिख दिया कि इस सांसद, इस विधायक को सस्पेंड, इस मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो उनको सस्पेंड होना ही है उसी समय। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। क्योंकि भरोसा है इसीलिए हम उनको छोड़ देंगे, ये भी सही बात नहीं है। भरोसा है, उनको छूट दो, लेकिन हमेशा उनके पीछे पड़े रहो। भाई आप कर क्या रहे हैं? अब जो कर रहे हैं बताकर कीजिए। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। हर किसी को मालूम होता है कि हम कुछ करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन वो काम कैसे करना है ये नहीं पता रहता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही नहीं बैठे। जो उनके मन में विचार हो, जो करना चाहते हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको ना चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
जैसे मैं देखो, आज फैक्ट्री बैठाया जा रहा है, फैक्ट्री बैठाने का काम मंत्रिमंडल का होता है। औद्योगिक मंत्री का काम होता है कि कहाँ फैक्ट्री बैठाया जा सकता है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो। फैक्ट्री वो लोग वहीं बैठा दे रहे हैं जहां पर खेती बाड़ी का जमीन है। अगर खेती बाड़ी का जमीन पर कोको कोला, स्प्राइट, दारू, थिनर, पेंट का अगर कहीं बैठ गया अगर कंपनी, तो समझ लो कि वहां पर जमीन सब बंजर हो जाएगा। ऐसे फैक्ट्री बैठाने के लिए बंजर जमीनों की जरूरत होती है, तो बंजर जमीनों पर ही ऐसे फैक्ट्री बैठाने चाहिए। आज बालू के रेत में दुबई का बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब समुद्र में बनल है। दुबई का बड़ा स्टेडियम, ये सब कहाँ है? सब बालू के रेत पर है। स्विमिंग पूल कहाँ बना है? बालू के रेत पर बना है। सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का माल कहाँ है? दुबई में है। फिर भी देखो वहां पर बालू पर खड़ा हो गया है, तो हम लोग क्या बंजर मिट्टी पर कोई फैक्ट्री खड़ा नहीं कर सकते हैं? लेकिन कब करेंगे? जब कुछ होशियार लोग होंगे तो यहाँ पर होशियार लोग नहीं है, होशियार लोग है। कोई भी नेता 50% से ऊपर नेता होशियार नहीं है, होशियार है। सियार का मतलब समझते हो ना? गांव में जो रहता है तो सियार तो देखा ही होगा। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? जो हमारे सामने चल रहा है वास्तविकता, मतलब जो सामने स्पष्ट रूप में दिख रहा है, उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र के बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसे व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसे न करने वालों को दंड मिले। जो नेता लोगों की सेवा नहीं कर रहा है उसको दंड मिले और जो कर रहा है उसको पुरस्कार मिले। ऐसी व्यवस्था अपने देश में है। आज भी पुरस्कार और दंड देने का प्रथा अपने देश में चलता है। जैसे कोई भी नेता अच्छा काम करता है तो राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति उसको पुरस्कार देते हैं, और नहीं तो राष्ट्रपति दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन लोग दंड दे सकता है उनको 5 साल के बाद हटाकर। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सवाल का जवाब देखो। इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं। चुनावी प्रतिद्वंदियों का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिल सकता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग अगर चाहते हैं कि हमको दाल रोटी ही खाना है तो दाल रोटी दो, तो उनको दाल रोटी पसंद है। उनको मेवा दे दो तो उनको नहीं पचता है। एक एग्जाम्पल है, कुत्तों को घी नहीं पचता है, यहाँ पर वो नहीं बोलना चाहते हैं। अगले चुनाव में उनकी जीत संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को असंतुष्ट, जो वोट देता है उनको संतुष्ट करने में असफल रहे हैं, तो वे अलग चुनाव नहीं जीत सकते। अगला चुनाव जो उनका होता है उसमें उनकी भागीदारी नहीं हो सकती, उनमें उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता है। हाँ, इक्का दुक्का सीट मिल सकता है जिस जगह पे उन्होंने काम किया है। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। नहीं करेंगे तो भैया जनता उनकी सेवा कर देगी। बोलते हैं ना, ठीक से हजामत करो नहीं तो हजामत करवाने वाला तुम्हारा हजामत कर देगा। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। भले ही कोई व्यापारी, कोई दुकानदार अपने बारे में सोचता हो, अपने फायदे में सोचता हो, लेकिन अपने कस्टमर, अगर अपने वो ग्राहक को अच्छा सौदा नहीं देता है तो फिर उस दुकान में कोई जाने का नाम भी नहीं लेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा, उस दुकान में कभी नहीं जाएगा। मैं खुद नहीं जाता हूँ, जहां ना पचता है वहां पर नहीं जाते हैं। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपने और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो जाते हैं। अगर लोगों का काम ठीक से ना हो तो लोगों के मन में अलग तरह के भावना उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता जितने भी हैं लोगों की सेवा के लिए बाध्य हो सकते हैं।
उनको मजबूरन सेवा करना ही पड़ता है लोगों का, भले 10% ही करे, 2% ही करे, लेकिन करना ही पड़ेगा। अगर जीते हैं तो उनको कुछ ना कुछ करना ही है, नहीं तो अगले इलेक्शन में वो पताल में चले जाएंगे। ये आप देख सकते हो चित्र कैसे है। वोट वोट दो, ये नेताजी टांग पकड़ के बोल रहे हैं वोट दो, इधर पैसा लेके भाग रहे हैं नेताजी। इसके अगले भाग में चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, अगला चुनाव चाहे इस चुनाव के हमारा प्रणाली क्या हो सकता है, इसके बारे में भाग 3 में पढ़ेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।